जय हिंद मेरे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है बज चुके 8 और हमारी इस समय बहुत ही शानदार सी करंट अफेयर और जीके जेस की क्लास स्टार्ट होती है दोस्तों, जो आपके एग्जाम को टारगेट करती है। ठीक है, ये जो कंटेंट तैयार किया गया है दोस्तों, ये सभी स्टूडेंट से रिव्यू लिया गया और पूछा गया, उसी के अकॉर्डिंग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन में लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले। ठीक है साथियों, ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और नॉलेजेबल रहेगी, तो इसीलिए अंत तक वॉच करते रहें। और आज मैं आपके लिए टॉप 40 क्वेश्चंस लेके आऊँ। जी हाँ दोस्तों, टॉप 40 में से आप कितने सही करेंगे दोस्तों, यह आपका कमेंट हमारा कमेंट बॉक्स बताएगा दोस्तों, आप कितने सही करेंगे दोस्तों। जिन भी मेरे वीर के 10, 11, 12, 17, 18 मार्च से एग्जाम है भाई, तो उनके लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बिना समय गंवाए, हर क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो 48वें कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है दोस्तों, बताइए। आज दोस्तों थोड़ा मुझे कोल्ड हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। तो इसका आंसर दोस्तों साथियों आंसर होगा अर्जेंटीना। जी हाँ दोस्तों, लियोन मेसी की जो टीम है ना अर्जेंटीना ने, इसने दोस्तों फाइनल में कोलंबिया को हराकर अपने नाम ये खिताब किया दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ी सी फैक्ट आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अर्जेंटीना यहाँ पे दोस्तों किसे हराकर लिख देता हूँ, ताकि जो बच्चे पीडीएफ से रिवीजन करेंगे उन्हें भी अच्छे से पता चलता रहेगा। ठीक है, हराकर किसे हराया दोस्तों, कोलंबिया को दोस्तों। अर्जेंटीना किसकी टीम है, लियोन मेसी की, कोलंबिया को हराया। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। साथियों अंत तक बने रहेंगे, बहुत ही नॉलेजेबल क्लास रहने वाली है आप लोगों के लिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने कुल कितनी सीटें जीती थी दोस्तों बताइए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बात करें गुरुजी लोकसभा के गठन की, इसका गठन और इसकी पहली बैठक, ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा दिमाग में रखना। और इस अनुच्छेद कौन सा है, पहली बैठक, इसकी पहली बैठक, फर्स्ट मीटिंग। ठीक है, पहली बैठक। ठीक है, ठीक है, आप लोग इसका आंसर करिए दोस्तों, जब तक मैं ये थोड़े से क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन और दूंगा आपको, रिवीजन कर लीजिए, तो आपके लिए और हेल्पफुल रहेगी दोस्तों। और अनुच्छेद भी बताइएगा दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद और बाकी के जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो मैं ओरली आपको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बच रहा है स्पेस कम। ठीक है, चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बस आपका रिवीजन मैं पूरा अच्छे से कराऊंगा, आप बेफिक्र रहें। गठन की बात करें तो इसकी गठन होता है 17 अप्रैल 1952 को। कब होता है दोस्तों, 1952 को। और 13 मई लिख लो दोस्तों, 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक होती है। 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक होती है दोस्तों। अनुच्छेद ध्यान रखना दोस्तों, इसका आर्टिकल 81 ध्यान रखना दोस्तों, इसका गठन होता है। ठीक है, हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। अच्छा, यहाँ पर 250 की जगह 240 लिखना चाहिए था दोस्तों, ये ऑप्शन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसका आंसर ए ऑप्शन है, 240 सीटें। कितनी दोस्तों, 240, जिसमें और दोस्तों 99 किसकी है, कांग्रेस की सीटें थी दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखना। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष पूछे तो जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, और अभी वर्तमान में कौन है, ओम बिरला साहब दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष पूछ ले तो मीरा कुमार, लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष पूछ ले तो सुमित्रा महाजन। ये सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं रेलवे के थ्रू दोस्तों। ठीक है, ये बताएंगे सभी वीर। 1857 में अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे किस बटालियन से थे दोस्तों। जो दोस्तों 1857 का जो रिवॉल्ट है ना दोस्तों, उसे अच्छे से रट लेना, एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो जो भी मेरे वीर डेली क्लास अटेंड करते हैं, वो मैं उन हर क्लास में मतलब 1857 के रिवॉल्ट से क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं दोस्तों, ताकि आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक आगामी एग्जाम है भाई जिनके भी, तो वो ये क्लासेस देख लेना आप लोग। ठीक है, तो वो 34वीं इन्फिनेंट्री से थे दोस्तों। ठीक है, बैरकपुर छावनी से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 1857 के विद्रोह का नेता तांता तोपे का असली नाम क्या था बताइए दोस्तों। तो गुरुजी इनका जो नाम था रामचंद्र पांडुरंग, इनका असली नाम था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, मेहनत अगर हमारी पसंद आए तो क्लास को लाइक जरूर करना दोस्तों, बहुत मेहनत लगी है कंटेंट बनाने में दोस्तों। ठीक है, और जितना हो सके इतना इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर है। सोने और चांदी पर नया मूल्य सीमा शुल्क घटाकर कितनी तय किया गया है दोस्तों बताइए। सोने और चांदी पर नया मूल्य सीमा शुल्क घटाकर कितने तय किया दोस्तों, बजट का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो ये तय किया गया 6% दोस्तों। कितना, 6%। अगला क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है बताइए दोस्तों। तो गुरुजी इसका जो आंसर आएगा वो सामवेद आएगा दोस्तों, सॉरी सामवेद क्या, यजुर्वेद आएगा, माफी चाहता हूं, यजुर्वेद आएगा दोस्तों। ठीक है, सबसे प्राचीन पूछे तो ऋग्वेद है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सामवेद दोस्तों। इसी को दोस्तों संगीत का जनक कहा जाता है, इसी वेद को दोस्तों। ठीक है, अथर्ववेद नया वेद है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना एग्जाम में, सीधे एग्जाम में छपेंगे दोस्तों। दोस्तों अगर देखा जाए तो मतलब कि वेदों से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे तो आप लोग पढ़ लेना, है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं सेलेक्टेड।
मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है? गुरुजी मेगास्थनीज, ठीक है। अभी मेगास्थनीज कहां से आया था दोस्तों? बताइए दोस्तों, ये कहां से आ रहा है? याद करो दोस्तों, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। जो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता दोस्तों, आप सभी को पता होगा दोस्तों, है ना, युद्ध होता है। उस युद्ध में दोस्तों वो सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, ठीक है। हार जाने के बाद दोस्तों वो क्या करता है, सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा देते हैं ना। फिर वही उसी का विवाह करवाने के बाद दोस्तों उसको काबुल, कंदर ये सब दहेज में देते हैं। और साथ में सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों मतलब उसके दरबार में, उनके दरबार में दोस्तों मेगास्थनीज को भेजता अपना दूध बनाकर, ठीक है। और मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, और इसी पुस्तक के अंदर दोस्तों ध्यान रखना पूरा का पूरा पाटलिपुत्र का प्रकाशन है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम में पूछने योग्य हैं दोस्तों, ठीक है। अशोक से क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों, तो हमने पूरी कोशिश करी कि मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन ही रख लेते ताकि कोई भी क्वेश्चन बने यहीं से बन जाए, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या करोगे, 7 वर्गों में उल्लेख है दोस्तों, है ना। शूद्र, ब्राह्मण, शिकारी वगैरह ये सब इसमें आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूरा रिवीजन कराऊंगा, मेरी हर एक बात को आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा, आपका कम समय में अच्छा खासा रिवीजन करा दूंगा। अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसे नियुक्त किया दोस्तों? बताइए दोस्तों, क्या आंसर होगा दोस्तों? अशोक का दोस्तों 261 का दोस्तों 261 का दोस्तों कलिंग युद्ध मत भूलना, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, अशोक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कलिंग युद्ध दोस्तों, ठीक है, कलिंग युद्ध होता दोस्तों, कलिंग युद्ध होता दोस्तों, ठीक है। राजधानी क्या थी दोस्तों? तोसली। राजधानी क्या थी? तोसली। राजधानी मेरे वीरों क्या थी? तोसली। राजधानी ध्यान रखना, तोसली राजधानी हुआ करती थी, तोसली, तोसली, ठीक है, राजधानी तोसली हुआ करती थी, ठीक है। तो दोस्तों इस युद्ध से पहले जो अशोक की जो नीति हुआ करती थी दोस्तों, वो मारकाट की नीति हुआ करती थी। लेकिन इस युद्ध के बाद अशोक ने जो नीति अपनाई थी वो धम्म नीति अपनाई थी दोस्तों, है ना, ठीक है। तो सारे ये फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर होगा धम्म महापत्र दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। बने अगले प्रश्न की तरफ, चलिए ये बताइए, बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, बताइए दोस्तों। पहले तो आप आंसर टिक करेंगे, तो गुरुजी जो इसका आंसर आएगा रॉबर्ट क्लाइव आएगा दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव। अगर इसकी बात करें दोस्तों तो ध्यान रखना 1765 में। लेकिन दोस्तों उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए द्वैध शासन क्या होता दोस्तों, ठीक है। तो ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव ने इसकी क्या रखी थी? नींव रखी थी दोस्तों। बंगाल का गवर्नर हुआ करता था दोस्तों, है ना, अवध मतलब, हाँ ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये सारी फैक्ट ध्यान रखना, 1665 में नींव रखता है, 1665 में नींव रखता है, 1665 में नींव रखता है दोस्तों, ये 1665 में नींव रखता है। आगे एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है दोस्तों, ठीक है। आगे एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। अब ये बताइए कि द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू तो आपको पता चल गया कि रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है, और दोस्तों समाप्त किसने किया था? तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग क्या टिक करेंगे दोस्तों? डलहौजी, डफरिन, कैनिंग या हेस्टिंग? तो वारेन हेस्टिंग दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों 1772 में, 1772 से 74 तक दोस्तों ये क्या था दोस्तों? बंगाल का गवर्नर था दोस्तों। कौन था भाई? बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर हुआ करता। फिर दोस्तों याद करो दोस्तों 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, का रेगुलेटिंग एक्ट याद करो, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट याद करो, रेगुलेटिंग। उस एक्ट के तहत दोस्तों रेगुलेटिंग, ठीक है, रेगुलेटिंग। इस एक्ट के तहत दोस्तों इसको दोस्तों गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल से बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, यानी कि गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया था, है ना, गवर्नर से जी बना देते हैं, यानी गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। गवर्नर तो था लेकिन अब गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, ठीक है, गवर्नर जनरल, ठीक है जी, ये आप ध्यान रखना। और दोस्तों याद करो दोस्तों 1757 में दोस्तों 1757 में प्लासी का युद्ध होता है ना, प्लासी का युद्ध होता है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है मेरे स्टूडेंट, ध्यान रखना, प्लासी का युद्ध होता है दोस्तों। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में होता था दोस्तों? ठीक है, एक तरफ तो था रॉबर्ट क्लाइव, है ना, अंग्रेजों की तरफ से था रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला था दोस्तों, ठीक है। वहां पर सिराजुद्दौला हार जाता है। क्यों हार जाता है? क्योंकि दोस्तों मीर जाफर दोस्तों पहले से ही मिल चुका था ईएससी के साथ दोस्तों, है ना, तो इस वजह से ये युद्ध हार जाते हैं दोस्तों। तो ये प्लासी का युद्ध, प्लासी युद्ध ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। सारे ही फैक्ट हैं, आप लोग अच्छे से रिवीजन करें, बस वादा करो दोस्तों आप लोग अंत तक बने रहेंगे दोस्तों। आज दोस्तों तबियत खराब होने के बावजूद भी मैंने कंटेंट तैयार किया है कि आपकी एक दिन भी क्लास मिस होनी नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आप बस रिवीजन करिए, अंत तक बने रहें, और हर एक क्वेश्चन से आप लोग कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा, ठीक है। निम्न में से क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है साथियों। आर्टिकल से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आर्टिकल वाला टॉपिक किसी भी कीमत में पढ़ना है दोस्तों, किसी भी कीमत पर, ठीक है। और दोस्तों आर्टिकल ऐसे घुमा फिरा के नहीं, सीधा पूछा जा रहा है कि इस आर्टिकल का संबंध किससे है दोस्तों, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो 66 इसका बिल्कुल सही जवाब है साथियों। चलिए और इसी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट देखो, अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 क्या करता है कि राष्ट्रपति पद रिक्ति पूर्ति दोस्तों, मतलब राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है, खाली होता है, तो 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए, ठीक है।
आर्टिकल और दोस्तों राष्ट्रपति आर्टिकल 52 क्या कहता है दोस्तों, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 कार्यपालिका की सभी समस्त शक्तियां किसके अंदर होंगी, राष्ट्रपति के अंदर होगी दोस्तों, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। 54 में निर्वाचन मंडल है दोस्तों, ठीक है। 15 में दोस्तों निर्वाचन मैनर है, सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। 56 में कार्यालय है दोस्तों। 59 में शपथ है और 60 में 59 में वेतन है, 60 में शपथ है, 61 में महाभियोग है, इंपीचमेंट सिस्टम दोस्तों, ठीक है। सारे इंपोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है, एग्जाम में अनुच्छेद पूछे जाते हैं। आर्टिकल 64 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 68 उपराष्ट्रपति पद रिक्त पूर्ति यथाशीघ्र चुनाव हो जाने चाहिए। अगर उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली होता है तो उसके मतलब शीघ्र ही चुनाव हो जाने चाहिए, जल्दी चुनाव हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्न में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर जो आंसर आएगा मौलिक अधिकार दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स दोस्तों, ठीक है। भाग 3 के अंदर है दोस्तों, भाग 3 के अंदर फंडामेंटल राइट भाग 3 के अंदर है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। 12 से 36 इसके आर्टिकल्स हैं, 12 से 36 इसके अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद है 12 से 36। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखने जा रहा हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले डीपीएसपी की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, यानी नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, ठीक है। डीपीएसपी इसका दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया दोस्तों, और इसके जो आर्टिकल्स हैं थोड़ा सा मैं फैक्ट लिख देता हूं और बाकी मैं आपको ओरली बता दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं डीपीएसपी की बात करूं दोस्तों, डीपीएसपी तो इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया। किसके संविधान से, आयरलैंड के संविधान से इसे बोरो किया दोस्तों, आयरलैंड के संविधान, ठीक है। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इसे बोरो किया है, आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से इसे बोरो किया दोस्तों, ठीक है। और इसके जो आर्टिकल्स रहते हैं दोस्तों, अनुच्छेद रहते हैं 36 से 51, इसके जो आर्टिकल्स रहते हैं 36 से 51 रहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब जो फैक्ट बताने जा रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत कम लोगों को पता होता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था, बहुत कम लोगों को पता होता, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ठीक है। उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना, लिख लो, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है, आप लोग वहां से भी ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों डीपीएसपी, अब इसके बारे में कुछ बेसिक तथ्य जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। डीपीएसपी को संविधान की अनोखी विशेषता बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना, बहिष्करणी हितकरणी सभा की स्थापना बाबा भीमराव अंबेडकर ने ही तय करी थी दोस्तों। आर्टिकल 32 को ही बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था दोस्तों, ये ध्यान रखना, ठीक है। और क्या ध्यान रखना दोस्तों इसके बारे में, ठीक है। सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा डीपीएसपी को किसने कहा था दोस्तों, ये बताइए, टीटी कृष्णामचारी। किसने कहा था, टीटी कृष्णामचारी दोस्तों, सच्चे कूड़ेदान की संख्या, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपोर्टेंट है। और एक ऐसा चेक है जो बैंक के द्वारा अदा किया जा सकता है, इसको ये किसने कहा था दोस्तों, बताइए दोस्तों, केटी शाह ने कहा था। किसने, केटी शाह ने कहा था। तो सारे फैक्ट अच्छे से दिमाग में रखने, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए मेरे वीरों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत और किस देश के बीच 18वें सूर्य अभ्यास, अच्छा सूर्य किरण आते आप लोग नेपाल ठोको भाई साहब, नेपाल है भाई साहब। भारत और किस देश के बीच ये सूर्य किरण अभ्यास होता है, तो नेपाल के साथ होता है, ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। साथियों मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना, अच्छे से रिवीजन कर लेना, अंत तक बने रहना आप लोगों को। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग ये जरूर करना कमेंट कि आप लोगों ने इन 40 में से कितने क्वेश्चन तैयार किए दोस्तों, ठीक है, ठीक है। अभी भी पढ़ लो दोस्तों, एग्जाम में जीके जेएस दोस्तों सभी की यही डिमांड है कि सर जी जीके जेएस का लेवल थोड़ा हाई आ रहा है, करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स और अनुच्छेद से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, उन्हीं की मैं आपको प्रैक्टिस कर रहा हूं, आप अच्छे से पढ़िए दोस्तों, है ना। राम सेतु निम्न में से कहां पर स्थित है, गुरुजी ये है पाक जलडमरू मध्य दोस्तों, पाक जलडमरू मध्य। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी। कील नहर देखिए दोस्तों, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, ध्यान रखना। राम सेतु रामेश्वर द्वीप तथा श्रीलंका के मन्नार द्वीप में स्थित है, श्रीलंका के मन्नार द्वीप में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर का नाम सिटी ऑफ जॉय है, बताइए। सिटी ऑफ जॉय गुरुजी इसका नाम है कोलकाता दोस्तों, क्या है, कोलकाता दोस्तों। ये हुगली नदी के तट पर स्थित है, हुगली नदी, कोलकाता शहर दोस्तों हुगली नदी के तट पर स्थित है, हुगली नदी की तट। शिमला को दोस्तों क्या कहा था, भारत इसको कहा था पूर्व का स्कॉटलैंड, लिख लो, पूर्व का स्कॉटलैंड शिमला को। शिमला किसकी कैपिटल है, मेघालय की है। पूर्व का स्कॉटलैंड, पूर्व का स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, पूर्व का स्कॉटलैंड, ठीक है। ये दोस्तों किसकी कैपिटल है, ध्यान रखना दोस्तों, मेघालय की दोस्तों। अगर ये तो पूर्व का स्कॉटलैंड होगा, अगर ऐसा पूछ ले तो भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, भारत का स्कॉटलैंड, भारत का स्कॉटलैंड अगर ऐसा पूछ ले तो क्या करोगे, टिक आप लोग आंसर, भारत का स्कॉटलैंड पूछ ले तो आप मेरे स्टूडेंट टिक जरूर करना कि भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग कर्नाटक, क्या करोगे, कुर्ग कर्नाटक को। किसको कहा जाता है दोस्तों, कुर्ग कर्नाटक को दोस्तों, किसको, कुर्ग कर्नाटक को, कुर्ग कर्नाटक, ठीक है।
तो ये बेसिक फैक्ट ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है। अब साथियों मैं आपको बता देता हूं, इसकी जो पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, जिसका नाम शाक्या जी जीके क्लासेस है। फ्री पीडीएफ है दोस्तों, कोई चार्ज नहीं है। अच्छे से रिवीजन करिए दोस्तों, ठीक है। जितना रिवीजन करोगे उतना बेस्ट है दोस्तों। और ये सारा ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस एग्जाम में आए जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है, तो आप लोग ज्वाइन होइए टेलीग्राम ग्रुप से। आप जाकर भी सर्च कर सकते हैं शाक्या जी जीके क्लासेस, वहां पर टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। होजागिरी लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बताइए। मेघालय, मिजोरम, सिक्किम या त्रिपुरा? गुरुजी जो इसका आंसर होगा वो त्रिपुरा होगा दोस्तों। क्या होगा? त्रिपुरा। चलिए कुछ इंपोर्टेंट लोक नृत्य देख लेते हैं। सबसे पहला त्रिपुरा के गाजिया और बीजू। गाजिया और बीजू लोक नृत्य इंपोर्टेंट है। राजस्थान के कालबेलिया, चक्री, गीदड़ और गवरी ये इंपोर्टेंट है। और साथियों कर्नाटक के यक्षगान, डोलुक, पुरीथा और वीरगसे और बोलक ये भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ये अच्छे से रट लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। साथियों मेरी मेहनत अगर आप बर्बाद मत जाने देना, अच्छे से रिवीजन कर लेना, ठीक है। साथियों क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करना दोस्तों, ठीक है। और शेयर जितना हो सके उतना जरूर करना, ठीक है दोस्तों। इस क्लास को शेयर जरूर किया करें अपने सभी मित्रों के साथ। स्वेज नहर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, कौन जोड़ता है दोस्तों? यहाँ पर एक ऑप्शन हटा लो, इस अटलांटिक को हटा लो दोस्तों, यहाँ पे हिंद लिख लो। अटलांटिक को हटा के हिंद लिख लो। अटलांटिक को हटाकर दोस्तों यहाँ पर आप लोग लिख लो हिंद, हिंद महासागर, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा बताइए। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो गुरुजी ये जोड़ती है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों क्या आंसर रहने वाला है दोस्तों। पल्लव वंश के संस्थापकों ने सिंह विष्णु, संस्थापकों ने सिंह विष्णु, संस्थापकों ने सिंह विष्णु, क्या ध्यान रखोगे? सिंह विष्णु, ठीक है। अब इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आंसर होगा महेंद्र वर्मन प्रथम। कौन? क्या आंसर होगा? महेंद्र वर्मन प्रथम, ठीक है। महेंद्र वर्मन प्रथम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, बस इतना ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। समुद्रगुप्त की माता निम्न में से किस गण से संबंधित थी? बताइए दोस्तों। समुद्रगुप्त की माता निम्न में से किस गण से संबंधित थी? ये वही समुद्रगुप्त है दोस्तों जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसको नेपोलियन कहा किसने दोस्तों? इसको नेपोलियन कहा था विंसेंट स्मिथ ने दोस्तों, ठीक है। क्यों कहा था? क्योंकि उसने 9+ मतलब दक्षिण भारत के कई राजाओं को हराया था दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए उसने विंसेंट स्मिथ ने इसे क्या कहा था? भारत का नेपोलियन। ये वही समुद्रगुप्त है दोस्तों जिसको वीणा बजाते हुए देखा गया, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए देखा गया। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो सारे फैक्ट इंपोर्टेंट, यहीं से कई अभिलेख देखने को मिले दोस्तों। सती प्रथा का मतलब उल्लेख भी इसी यहीं पर एक अभिलेख होता है दोस्तों, वहां से देखने को मिला इसी के समय, ठीक है। तो इसकी जो मतलब की माता थी वो लिच्छवी गण से संबंधित थी दोस्तों, लिच्छवी से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आरपीएफ ऐसा में एक क्वेश्चन पूछा गया था यही, ठीक है। प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी गुरुजी? इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी, सन 2000 में, ठीक है। साथियों अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस देश के 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है दोस्तों? तो ये हुआ है दोस्तों लाओस में। किस देश में? लाओस में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, इनमें से किस देश में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का आयोजन किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों क्या आंसर रहेगा। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हमने एक थोड़ी नई कोशिश और करने की कोशिश करी है दोस्तों, कि हम आपके शाम को 6 बजे दोस्तों करंट अफेयर के दोस्तों वो महत्वपूर्ण टॉपिक्स की क्लास लगाएं दोस्तों, ठीक है। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे, 20 से 25 मिनट के बीच में वीडियो रखेंगे दोस्तों, ठीक है। करंट अफेयर की दोस्तों गिने चुने वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लास लाने की पूरी कोशिश की जा रही है दोस्तों, शाम को 6 बजे, है ना। तो बिल्कुल पहले तो आप इसके बारे में जानें यूनेस्को दोस्तों। यूनेस्को दोस्तों आप ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। 1945 में इसकी स्थापना होती है, स्थापना, ठीक है, स्थापना। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में। हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? पेरिस में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्टूडेंट? पेरिस में, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा इस बार जो हुई भारत के नई दिल्ली में दोस्तों, भारत के नई दिल्ली में, भारत के नई दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है। ये सारे इंपोर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों, ये बताइए 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसने जीता? बताइए दोस्तों। तो ये जीता इस बार बाजी मारी है गुलमोहर ने दोस्तों। किसने? गुलमोहर मूवी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। साथियों इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। इसकी जो पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। हमारे इस प्रश्न का आंसर पाम स्टन होगा दोस्तों, पाम स्टन, ठीक है, ध्यान रखना।
1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को, ये तो ठीक है हो गया, से शुरू हुआ और कहां पे जाके समाप्त हुआ, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। शुरुआत तो पता रहती है ना, शुरुआत तो पता रहती है, ठीक है, लेकिन अंत कहां होता है ये बहुत कम लोगों को पता है। तो इसका अंत हुआ था दोस्तों ग्वालियर के, दोस्तों ग्वालियर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ये जो स्वतंत्रता की जो सेनानी थे दोस्तों, 11 मई 1857 को दोस्तों कहां पर पहुंचे थे, दिल्ली में पहुंचे थे, दिल्ली में पहुंचे थे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था, बताइए। क्या आंसर रहने वाला है इस प्रश्न के लिए, टी.आर. होम्स, बहादुर जफर, डॉक्टर R.C. मजूमदार या विनायक दामोदर सावरकर। तो गुरुजी इसका आंसर होगा विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आप डी यहां पर टिक करेंगे। ये एक और क्वेश्चन इसी से, देखो बहुत ही शानदार, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, बताइए। बताइए दोस्तों, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है दोस्तों। तब तक मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, जल्दी से बताइए। रुको, उस क्वेश्चन से लिखने से पहले मैं इसका आंसर के साथ 2-3 फैक्ट बता दूं, फिर वो क्वेश्चन लिखूंगा। पहले मैं इसके आंसर के साथ 2-3 फैक्ट आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले इसका आंसर टिक करेंगे। गुरुजी हमें पूछा है सबसे अधिक, अब देखो आबादी वाला राज्य तभी होगा जब वहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी में भाई साहब, सबसे पहला यूपी, लिखो सबसे पहले नंबर पे यूपी, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा है भाई, यूपी के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे कौन है भाई साहब, महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे कौन सा, बिहार, तीसरे नंबर पे कौन सा भाई साहब, बिहार। ये 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है। और चौथे नंबर पे कौन सा है, बिहार के बाद बंगाल। और पांचवें नंबर पे कौन सा है भाई साहब, आंध्र प्रदेश। कौन सा है भाई राज्य, आंध्र प्रदेश। देखो मैंने आपके सामने सारे क्वेश्चन रख दिए एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट जो भी बनेंगे, ठीक है। जो भी बने तो आप यहां से कर लेना, ठीक है, रिवीजन करते रहेगा, ठीक है। अब मैं आपके साथ कुछ इंपोर्टेंट बता देता हूं 2011 की जनगणना का। सबसे पहले लिंगानुपात बताइए, लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात, लिंगानुपात बताइए दोस्तों, ठीक है, लिंगानुपात बताइए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जनसंख्या घनत्व बताइए। ये सारा 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है, जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व बताइए दोस्तों, ठीक है। साक्षरता दर बताइए, ये 2-3 क्वेश्चन बता दो बस। साक्षरता दर, ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन बना लो। लिंगानुपात बोले तो कितनी है, 943 है। जनसंख्या घनत्व बोले 382 है। और साक्षरता दर बोले तो 94%, नहीं सॉरी 74% है, मैं भी क्या 94%, ये केरल की लिख रहा हूं मैं, है ना, 74% है, ठीक है, 74% है। अब इसमें से भी दोस्तों अगर बात करें तो इसमें से भी दोस्तों पुरुष को मिल जाती है 82% और इसमें से जो महिला होती है उसको 65.46% मिलती है, ठीक है। तो ये सारी फैक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है। तो सबसे कम की बात हो रही तो यहां पर हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। 2024 और 2025 का बजट अच्छे से रट लेना, एग्जाम में वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहले तो आप यहां पे आंसर टिक करेंगे, क्या आंसर टिक करेंगे बताइए। स्वतंत्र भारत का तो बिल्कुल R.K. षणमुखम चेट्टी, क्या भाई साहब, R.K. षणमुखम चेट्टी दोस्तों, ठीक है। C.D. देशमुख दोस्तों भारत के पहले RBI गवर्नर, भारत के पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर, ठीक है, गवर्नर, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अगर आरबीआई के पहले गवर्नर पूछे तो कौन से हैं भाई साहब, बताइए, बताइए। आरबीआई के पहले गवर्नर बोले तो क्या आप टिक करेंगे, दूसरे बोले तो क्या टिक करेंगे और तीसरे बोले तो क्या टिक करेंगे, बताइए। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताना है दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स बताइए दोस्तों। तो पहले पूछे तो एसबोर्न स्मिथ है और दूसरे पूछे तो जेम्स टेलर है और तीसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है C.D. देशमुख दोस्तों। और अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है दोस्तों, बताइए। आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा, ठीक है, शक्तिकांत की जगह लिए दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सारी फैक्ट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उससे पहले कुछ बताते। जॉन मिठाई दोस्तों 1950 में स्वतंत्र भारत का पहला बजट तैयार किया था दोस्तों, फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया इन 1950, ठीक है। तो जॉन मिठाई वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था, ठीक है। C.D. देशमुख जो आरबीआई के गवर्नर मैं बता चुका हूं, भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। ये बताइए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्य क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए दोस्तों। कम लोगों को पता होते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, बताएंगे इसका आंसर। तो ये पंचवर्षीय योजना दोस्तों 2012 से लेकर 2017 के बीच में, ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, है ना, अंतिम योजना थी, लिख लो, अंतिम योजना थी, अंतिम योजना, ठीक है।
ये टाइम पीरियड अगर देखें तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना का था, चौथी। ठीक है, हालांकि आगे मैं और भी बताऊंगा, और भी फैक्ट है दोस्तों। अगर चौथी पंचवर्षीय योजना की बात छेड़ ही दी है दोस्तों, तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता दो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बताइए दोस्तों क्या आंसर रहेगा इसका, बताइए आप लोग। अगर आपको कुछ फैक्ट पता हो तो बताएं, है ना। ये बताइए दोस्तों, ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट। सबसे पहले 2007 और 2012 की बात करें तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का यहाँ पर होता है दोस्तों। ठीक है, 2002 से लेकर 2007 के बारे में बात करें तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। ठीक है, कार्यकाल है। और दोस्तों 1969 लेके 1974 के बीच में बात करें, चौथी पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, और फर्स्ट तो आपको पता ही होगी दोस्तों, ये तो मैं कितनी बार करा चुका हूँ, 1 अप्रैल 1951 से लेकर 1956 तक। ठीक है, सेकंड भी बता चुका हूँ दोस्तों, सेकंड भी बता चुका हूँ 1956 से लेके 61 तक। और थर्ड भी बता दिया, वापस बता देता हूँ थर्ड भी 1961 से लेके 66 के समथिंग। ठीक है, तो सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम ऐसी ऐसी ट्विस्ट लेते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है, किस स्थान पर नौसेना अभ्यास मिलन के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया था दोस्तों, बताइए। तो इस बार आंसर आएगा विशाखापट्टनम दोस्तों। विशाखापट्टनम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे दोस्तों देखो जो भी सैन्य अभ्यास है दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है आरपीएफ के दोस्तों। ठीक है, करंट अफेयर के रूप में। निम्न में से किस राज्य में भारत शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है दोस्तों, बताइए। भारत शक्ति अभ्यास दोस्तों, अब मैं जो लिख रहा हूं वो ध्यान रखना। एक तो गरुड़, गरुड़ प्लस शक्ति, नहीं गरुड़ प्लस समुद्र लिखो, गरुड़ और समुद्र, गरुड़ और समुद्र अभ्यास, ये नोट करना है दोस्तों। गरुड़ और समुद्र अभ्यास ये किस किस के मध्य होते हैं दोस्तों, नोट करना। ये होते हैं गुरुजी भारत वर्सेस इंडोनेशिया, भारत वर्सेस इंडोनेशिया के मध्य होता है दोस्तों। अब एक और नोट करिए दोस्तों। अब दोस्तों लिखिए वरुण और शक्ति अभ्यास, वरुण और शक्ति अभ्यास दोस्तों। ठीक है, ये भी अभ्यास है। ये किस किस के मध्य होता है दोस्तों, बताइए। ये होता है भारत और फ्रांस के मध्य, भारत वर्सेस फ्रांस के मध्य ये होता है दोस्तों। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये राजस्थान होगा दोस्तों, राजस्थान। ठीक है, और भी हैं दोस्तों, है ना, और भी हैं जैसे कोप इंडिया, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, ये भारत और अमेरिका के बीच में होते हैं दोस्तों। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये बताइए 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध की संज्ञा किसने दी थी दोस्तों। यहाँ पे एक ऑप्शन हटा दो, ये दो बार रिपीट हो गया दोस्तों, है ना। चलिए बताइए इसका आंसर। बी चौधरी, रामचंद्र पांडुरंग और बहादुर शाह जफर। दोस्तों याद करो, तांत्या टोपे का असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग, है ना, अभी अपन ने पढ़ा था ना। तो इसका जो आंसर होगा बी चौधरी। क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स, बी चौधरी दोस्तों। ठीक है साथियों, सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक जरूर करना दोस्तों, और जितना हो सके सेशन को जरूर शेयर करना अपने सभी मित्रों के साथ। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी क्लास को शेयर जरूर करें अपने सभी भाई बहनों तक, है ना। जो भी आगामी एग्जाम, जिनके भी एग्जाम है, ठीक है, उन तक जरूर शेयर करना। 1857 के विद्रोह में किसे डंकान शाह के नाम से जाना जाता है, बताइए दोस्तों। 1857 के विद्रोह में यहाँ पे लिख लो, किसे डंकान शाह के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल मौलवी अब्दुल्ला शाह दोस्तों। इसने कहां से नेतृत्व किया था दोस्तों, फैजाबाद से। कहां से, फैजाबाद से नेतृत्व किया था। 1857 का नेतृत्व किया था, है ना, विद्रोह का नेतृत्व। ठीक है, नाना साहब ने कहां से किया था, कानपुर से। ठीक है, इसको सही से लिख लो, कानपुर से। लखनऊ से बेगम हजरत महल, ये सब मैं लिखा चुका हूं कल की क्लास में, बस आपका एक बार और रिवीजन करवाऊं ताकि आपके माइंड से ये क्वेश्चन ना निकले। साथियों मैं बार बार चीख कर चिल्ला कर एक ही बात वापस कहूंगा कि दोस्तों ये जो रिवोल्ट है ना, इसका नेतृत्व किसने कहां से किया था, ये वाले क्वेश्चन ज्यादा रटना, क्योंकि एग्जाम में यही पूछे जा रहे हैं। और जिसने कल की क्लास देखी ना, उसमें मैं ये सारे करा चुका हूं दोस्तों, किसने कहां से नेतृत्व किया वो सारा करा चुका हूं। तो कल की क्लास जरूर देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ प्लेलिस्ट का, और ठीक है आप लोग वहां से जरूर देख लेना। ये बताइए निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, बताइए दोस्तों। सबसे महाद्वीप छोटा पूछा दोस्तों, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका या दक्षिण अमेरिका, बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। तो सबसे छोटे की बात करी जा रही है, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये बताइए सेशेल्स द्वीप कहां पर स्थित है, वेयर इज सेशेल्स आइलैंड लोकेटेड। ये है दोस्तों हिंद महासागर में दोस्तों। कहां पर है, हिंद महासागर में दोस्तों। ये बताएंगे
भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? सभी वीर बताएंगे। तब तक दोस्तों हम थोड़ा सा पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के पहले तो आप टेक करें विनोबा भावे दोस्तों। ये पहली महिला थी भारत की पहली महिला थी, भारत की पहली महिला थी जिन्हें रमन मैगसेसे पुरस्कार मिला था। रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 आप लोग कमेंट करेंगे, किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था दोस्तों? ठीक है, सोम प्रकाश नारायण समाचार पत्र किसने शुरू किया था, ये बताइए दोस्तों। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो ये शुरू किया था दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दोस्तों। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। और राजा राम मोहन राय के बारे में तो बता चुका हूँ। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। किसकी? ब्रह्म समाज। इनके बारे में मैं काफी कुछ पहले से ही पढ़ा चुका हूँ, है ना। मैं ये पहले से ही पढ़ा चुका हूँ, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी स्टूडेंट डेली क्लास अटेंड करते हैं, डेली पीडीएफ से रिवीजन करते थे, उन्हें पता है ये राजा राम मोहन राय से मैं सारा का सारा A to Z सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। इनसे एक भी क्वेश्चन आए तो आप लोग जरूर करना, जो डेली क्लास देखते हैं उन्हें पता है। ठीक है, दयानंद सरस्वती 1875 में दोस्तों इन्होंने क्या कही थी? आर्य समाज की स्थापना कही थी। आर्य समाज, है ना, आर्य समाज। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों दयानंद सरस्वती के लिए। ठीक है, अब मुझे ये बता दो दोस्तों कि इन्होंने दोस्तों गौरक्षणी समिति की स्थापना कब करी थी, बताइए दोस्तों। ये बता दो तो मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जब तक आप इसका आंसर दें, मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड की आधारशिला कब बनी थी दोस्तों? तब तक हम दोस्तों फर्स्ट पंचवर्षीय योजना और सेकंड पंचवर्षीय योजना का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना ध्यान रखना कब स्टार्ट होती है? 1 अप्रैल 1951 से लेकर 1956 के बीच में ये स्टार्ट होती है पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसका दोस्तों मतलब कि संतुलित इसका जो उद्देश्य था वो क्या था दोस्तों? अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना। ठीक है, और इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी वो कृषि को दी गई थी दोस्तों। ठीक है, इसी के तहत आप ये भी ध्यान रखेंगे कि सीडीपी की स्थापना हुई थी। सीडीपी का मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहा जाता है। 2 अक्टूबर 1952 की इसकी स्थापना हुई थी। इसी के समय दोस्तों ध्यान रखना 2 अक्टूबर, ये तो ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना की स्थापना हुई थी दोस्तों। बांध वगैरह ये सब बनाए गए थे, डैम्स वगैरह। ठीक है, और जिसको आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, ये तो पंचवर्षीय योजना पहले की बात कर ली। सेकंड ध्यान रखना दोस्तों 1956 से लेके 61 के मध्य ये सेकंड पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों। पहली पंचवर्षीय योजना में दोस्तों जो मॉडल था वो हैरोल्ड डोमर मॉडल था। सेकंड वाली ध्यान रखना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। टाइम पीरियड में बता चुका हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों 3 लौह इस्पात केंद्र स्थापित किए गए थे, वो ज्यादा पूछता है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला दोस्तों एग्जाम के लिए ध्यान रखना, सबसे पहला भिलाई छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे कौन सा? रूस के बाद भिलाई के बाद आप राउर केला ध्यान रखेंगे ओडिशा में, किसके? जर्मनी के सहयोग से। और दोस्तों आप वो भी ध्यान रखेंगे कि एक और दुर्गापुर बंगाल के अंदर किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के अंदर के अगर देखें तो उसके अंदर जो सीडीपी था ना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, तो उसकी जो स्थापना की थी किसके सहयोग से हुई थी? वो ध्यान रखना अमेरिका के सहयोग से। तो मैंने ये फर्स्ट और सेकंड का ठीक है रिव्यू करवाया आप लोगों को। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो बिल्कुल 1919 टेक करेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है इसका। चलिए ये देखो, उससे पहले मैं बता देता हूँ शाक्या जी जीके क्लासेस, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है दोस्तों। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है, आप जाकर भी सर्च कर सकते हैं। पीडीएफ तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्र थी? किस देवता की चित्रित आकृति दोस्तों बताइए। दोस्तों जो सिंधु घाटी की जो लैंग्वेज थी दोस्तों उसको पढ़ा नहीं जा सका। क्यों नहीं पढ़ा जा सका? क्योंकि वो दीवार पर चित्रित थी दोस्तों, है ना, दाएं से बाएं में लिखी हुई थी, खरिष्ट लिपि जैसी दाएं से बाएं लिखी दोस्तों, तो उसको पढ़ा नहीं जा सका दोस्तों, है ना। इसका जो आंसर होगा वो पशुपति की मुद्रा, मतलब किस देवता की आकृति चित्रित थी दोस्तों? पशुपति की दोस्तों। किसकी? पशुपति की। चलो कुछ फैक्ट के क्वेश्चंस और देख लेते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी अभी तक पढ़ा नहीं जैसा मैंने अभी जैसे जस्ट बताया आपको। और यहाँ के जो लोग हुआ करते थे वो किसमें विश्वास करते थे? मातृ शक्ति में। यहां से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों मातृ सत्तात्मक थी दोस्तों, पितृ सत्तात्मक नहीं थी, मातृ सत्तात्मक, है ना। हड़प्पा सभ्यता ये काशयुगीन सभ्यता थी दोस्तों, है ना, काशयुगीन सभ्यता दोस्तों थी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों,
और दोस्तों यहाँ से दोस्तों सिंधु घाटी मतलब हड़प्पा सभ्यता के दोस्तों किस स्थल से मतलब जलाशय के साक्ष्य मिले थे दोस्तों, ये धोलावीरा से मिले थे। ये कहाँ पर है? गुजरात में धोलावीरा। धोलावीरा मेरे वीरों कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में। यहीं से दोस्तों क्या मिले थे? जलाशय के साक्ष्य मिले थे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ की दोस्तों इस जो सभ्यता थी उसकी दोस्तों शहरों की गलियां कैसी थी दोस्तों? चौड़ी और सीधी थी दोस्तों। कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी। ये थोड़ा सा मैंने आपके लिए ओवरव्यू रखा है आज की क्लास की दोस्तों, ठीक है। तो साथियों क्लास को यही वाइंड अप करेंगे। क्लास कैसी लगी इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएंगे। और उससे पहले मुझे आप सभी से निवेदन है, ये जरूर बताएं कि आप लोगों ने इन 40 क्वेश्चंस में से क्या आपने स्कोर किया है, कितना आपके लिए किया है दोस्तों, आपने कितना किया है वो आप लोग मेरे वीरों इस कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। इस कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने 40 में से कितना क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, ठीक है। मैं आप पूरी कोशिश करता हूं, मैं यही उम्मीद लगा के बैठा हूं दोस्तों कि आज की क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत मतलब आपका रिवीजन अच्छा हुआ कहने का मतलब है ना। अगर साथियों सेशन पसंद आया, रिवीजन अच्छा हुआ दोस्तों, तो एक बार आप सभी मेरे वीर मिलकर इस क्लास को लाइक जरूर करना ना दोस्तों, बिना लाइक मत जाना दोस्तों। और जितना हो सके इस सेशन को शेयर करना दोस्तों, ठीक है। सेशन को जरूर शेयर करना अपने सभी मित्रों के साथ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जिनके भी मतलब अगले मतलब डेट में एग्जाम है उन तक जरूर सेशन को शेयर करना। अगर आप लोग मेरे वीरों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या क्लास को पहली बार वॉच करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाली हर अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले दोस्तों, ठीक है। मैं बता देता हूं दोस्तों, इसकी पीडीएफ अभी जस्ट बताई, एक बार और बता देता हूं। इसकी साथियों पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी दोस्तों। आपके काम की चीज है भाई साहब, ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। अब टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहाँ है दोस्तों, तो मैं बता देता हूँ। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मैं आपका इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करवा भी दूंगा दोस्तों। वहां से पीडीएफ को ज्वाइन करिए, मतलब ज्वाइन करिए चैनल को, और वहां से रिवीजन करिए दोस्तों। ये क्लास डेली 8 PM पर अपने समय निर्धारित समय पर अपलोड हो जाती है। आप लोग रिवीजन करते रहिए। कल मिलेंगे इसी टाइम पर दोस्तों। तब तक के लिए मेरे मित्रों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। मेहनत करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। और शेयर जरूर करना दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।